चलिए पार्ट 7 के लिए मैंने डेटा ऑलरेडी ले लिया है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पे एक डेटा इस तरह से लिया है, एम्प्लॉय के नाम लिखे हैं, फिर डेजिग्नेशन लिया है, स्टेटस लिया है। अब डेजिग्नेशन और स्टेटस में क्या फ़र्क है मैं आपको ये समझाना जरूर चाहूँगा। यहाँ पे डेजिग्नेशन मैनेजर, सुपरवाइजर, क्लर्क, वर्कर, पियोन, ऐसे डेजिग्नेशन है। कंपनी के अलग अलग पोस्ट के एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय की पोस्ट है, आई मीन टू से। और ऐसे ढेर सारे एम्प्लॉयज़ आपके पास रहेंगे, 100-150 पोस्ट, अगर मतलब 100-150 एम्प्लॉयज़ और बहुत सारे पोस्ट है तो उन पोस्ट के हिसाब से उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर हमें कोई फॉर्मूला देना बहुत दिक्कत होता है। मतलब मैनेजर के लिए अलग परसेंटेज एचआर अलाउ करना, या फिर ट्रैवलिंग अलाउंसेस, या फिर जो भी अलग अलग ये मिलते हैं अलाउंसेस, वो अलाउंसेस को अप्लाई करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अगर आप डेजिग्नेशन के बेस पे करेंगे। तो मैंने क्या किया है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको दिया, मतलब 3 कैटेगरी में बांट दिए। पहले तो जो टेक्निकल काम करते हैं, जो दूसरे लोगों के लिए वर्किंग का रिसोर्सेज अवेलेबल करके देते हैं, उन्हें स्किल पर्सन कहा जाता है। तो मैंने उनको स्किल पर्सन में डाल दिया, जैसे मैनेजर होंगे, सीनियर मैनेजर होंगे, जो भी है उन सभी को मैंने स्किल पर्सन डाल दिया। अब सुपरवाइज़र को मैंने सेमी स्किल में डाल दिया। सुपरवाइज़र लेवल के या फिर क्लर्क लेवल पे जो है वो सेमी स्किल, यानी वो डॉक्यूमेंटेशन के काम करते हैं। और जो बिल्कुल ही मतलब अपना दिमाग नहीं लगाते, बस लेबर का काम करते, जैसे पियोन वगैरह, उन लोगों को मैंने क्या कर दिया, अनस्किल वर्कर में डाल दिया। अनस्किल, ओके, यहाँ पे पियोन पियोन दोनों जगह लिखा तो भी चलेगा, मैंने ऐसा लिख दिया। सो अनस्किल, सेमी स्किल और स्किल नाम के 3 हमने क्या कर दिए यहाँ पे टेम्पररी स्टेटस तैयार किए एम्प्लॉय के। और उसकी वजह से क्या हो गया, हमारे 100-150 एम्प्लॉयज़ जो है अगर रहेंगे तो उसमें जितनी भी कैटेगरी के अलग अलग डेजिग्नेशन है, असिस्टेंट, सुपरवाइजर, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, उन सभी को हमने 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिफाइन कर लिया, जिसके ज़रिए हम आगे के फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरली ऐसा किया जाता है, और मैंने ऑलरेडी ऐसे डेटा देखा है, जब मैं ऑलरेडी जिनका भी काम करके दिया है मैंने जिनका, तो उनके पास इस तरह से डेटा था, और उनके इस डेटा के ऊपर मैंने फॉर्मूला लगा के दिया है। तो ये प्रैक्टिकल अप्रोच है आपको सीखने के लिए इस डेटा के ऊपर। सैलरी शीट हम सीखने वाले कैसे डिज़ाइन किया जाता है इस पार्ट में, पार्ट 7 के अंदर। तो सबसे पहले मैंने फिक्स बेसिक यहाँ पे लिया, ये नंबर डिटेल कर देता हूँ, फिक्स बेसिक। अब ये फिक्स बेसिक जो कैलकुलेट होता है वो मैं आपको बताऊँ कि जैसे कि उसका सीटीसी पहले डिज़ाइन होता है कंपनी में। कोई भी एम्प्लॉय को अगर सैलरी दी जाती है तो उसको सैलरी डायरेक्टली नहीं मिलती, उसका सीटीसी कंपनी डिज़ाइन करती है, वो पेरोल डिपार्टमेंट डिज़ाइन करता है। जो पेरोल मतलब पेमेंट स्लिप जनरेट करने वाला डिपार्टमेंट है, जो पेरोल डिपार्टमेंट जिसे हम बोलते हैं, एचआर और ह्यूमन रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ही पेरोल सेक्शन आता है। तो पेरोल सेक्शन में क्या होता है कि सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी, कंपनी को उस एम्प्लॉय के पीछे कितना खर्चा है एक साल में, वो डिज़ाइन करके उसका सीटीसी मतलब एनुअली सपोज उस एम्प्लॉय को 5 लाख खर्चा है तो उसके हिसाब से उसका फिक्स बेसिक वगैरह निकाला जाता है, राइट। सो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे फिलहाल तो हमें फिक्स बेसिक डायरेक्टली लेना है। सपोज इस एम्प्लॉय का मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 30,000 फिक्स मंथली फिक्स बेसिक है। ये उसका नेट सैलरी नहीं है, नेट सैलरी वगैरह क्या है आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये 25,000 मैं यहाँ पे ले रहा हूँ उसका फिक्स बेसिक। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इसका 18,000 रुपीज़ फिक्स बेसिक। फिक्स बेसिक इस तरह से है, यहाँ पे 12,000 रुपये मैंने फिक्स बेसिक लिया, और इसका लिया 10,000 रुपये। ये मैंने अमाउंट टाइप कर दिया ऐसे। पे डेज, अब ये पे डेज जो होते हैं एक महीने के सपोज 30 डेज है तो 30 डेज में उसने कितनी प्रेजेंटी है, उसकी प्रेजेंटी डेज यहाँ पे वही पे डेज रहेंगे। और इसका कैलकुलेशन है अटेंडेंस रिकॉर्ड, जो कि हम आगे के पार्ट में सीखेंगे अटेंडेंस रिकॉर्ड कैसे बनाना है, अटेंडेंस ट्रैकर एक्सेल में कैसे बनाया जाता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे इसके बाद के पार्ट में बताने वाला हूँ। पहले ये 30 डेज प्रेजेंट है उस महीने में जिस महीने का हम प्रेजेंट ही कर रहे हैं। सपोज ये करंटली मैं अभी जो कर रहा हूँ अप्रैल मंथ का कर रहा हूँ, तो वो तो 30 डेज है, 25 डेज है, ये 26 या 28 डेज है, 26 है, ये 30 डेज है। सो ये इस तरह की प्रेजेंटी मैंने यहाँ पे लगा दी, और ये हम अटेंडेंस रिकॉर्ड से डेटा पुल करें, मतलब यहाँ पे डेटा पुल कर लेंगे, और अटेंडेंस रिकॉर्ड कैसे बनाना है आगे के पार्ट में देखने वाले हैं। फिलहाल ओवर टाइम में इन हावर्स रहेगा, ये डेज में है, और ये ओवर टाइम इन हावर्स। सो इनको तो ओवर टाइम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्किल पर्सन को और सेमी स्किल पर्सन को, ज़्यादातर स्किल पर्सन को तो ओवर टाइम नहीं रहता है। सेमी स्किल से अगर मैं ओवर टाइम देना चाहूँगा तो यहाँ पे ऐसा 20 आवर्स, 10 आवर्स, पूरे महीने में उन्होंने कितने आवर्स किए, 30 आवर्स, किसी ने 50 आवर्स कर लिए, डेली 2-2 आवर्स ओवर टाइम किया, तो ज़्यादातर लेबर लोग वगैरह उनको ओवर टाइम मिलता है, और ये इन हावर्स रहेगा। सो इन हावर्स, ओके, इन आवर्स, राइट। सो याद रखिए, और ये कैसा रहेगा, डेज में रहेगा। मैं बस एक एग्जांपल के लिए आपको लिखा रहा हूँ, ये तो आपको पता है अमाउंट इन रुपीज़ में रहेगा, बताने की ज़रूरत नहीं। करंट मंथ बेसिक कैसे कैलकुलेट करते हैं ये यहाँ पे देखना ही वाले हैं हम लोग। सबसे पहले तो करंट मंथ बेसिक कैसे होगा, सिंपल है, सीएम बेसिक, करंट मंथ बेसिक, ये उसकी फिक्स बेसिक है। 30 दिन वो प्रेजेंट है उस महीने में और 0 ओवर टाइम किया है, तो उसका करंट मंथ बेसिक क्या हो जाएगा। अगर ये उसका फिक्स बेसिक है
25 दिन वो प्रेजेंट है, 5 दिन एब्सेंट है और 10 घंटा उसने ओवर टाइम भी किया, तो वो ऐड होना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए। तो उसके लिए इज इक्वल टू हम अपना कस्टमाइज फॉर्मूला बनाएंगे, बहुत सिंपल है, मैं जूम कर लेता हूँ। इज इक्वल टू हमारा क्या है, ये सैलरी है फिक्स बेसिक, दिस इज आवर फिक्स बेसिक E2। सो E2 के पहले मैं ब्रैकेट जरूर देना चाहूँगा और फिर E2 लूँगा, ब्रैकेट में लूँगा E2 डिवाइड बाय 30। ये 30 दिन की सैलरी हमने तय की उसको, ये 30 दिन की सैलरी तय की, मतलब ये वाले 30 मैंने नहीं लिए, ये 30 मैंने लिए कि वो पूरे महीने में 30 दिन के हम उसको पे करते हैं 30 दिन का। तो 30 दिन से अगर मैं डिवाइड करूंगा E2 को तो एक दिन की सैलरी आएगी। ध्यान से सुनिए, E2 डिवाइड बाय 30 यानी कि फिक्स बेसिक है पूरा मंथली 30,000 रुपये, 30,000 रुपये उसका महीने का सैलरी, अगर 30 दिन से मैं डिवाइड करता हूँ तो दिन का उसका एक दिन का सैलरी हो गया 30,000 रुपये, 1,000 रुपये एक दिन का सैलरी। और एक दिन की सैलरी से हम मल्टीप्लाई करेंगे 1,000 से यहाँ पे 30 दिन, ये जो उसका पे डेज है ना उसको सिलेक्ट किया, F2 दिखाई दे रहा है, हाईलाइट हो रहा है। सो इससे क्या होगा, इससे एंटर करके देख सकते हैं, इससे होगा उस महीने की जो प्रेजेंट है उसके हिसाब से सैलरी आएगी सबकी। देखिए इस महीने में उसकी 25 दिन की प्रेजेंट है, उसकी सैलरी 20,000 हो गई, 25,000 उसकी पूरे 30 दिन की सैलरी। अगर वो 30 दिन प्रेजेंट रहता ना, यहाँ पे मैं 30 करता हूँ तो उसकी सैलरी हो जाएगी 25,000। समझ में आपको? हाँ ओके राइट। तो ये वैसे ही है, सब नीचे भी जिनका प्रेजेंट ही 30 डेज है उनको ही फुल पे मिलेगा, बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें ओवर टाइम भी तो ऐड करना है, तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद ब्रैकेट हमें देना है, ब्रैकेट इसीलिए क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मूलाज एक साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो एक एक फॉर्मूला इंडिविजुअल ब्रैकेट के अंदर सॉल्व हो जाए। वो आपको बोडोमास थ्योरी तो पता रहेगी, ब्रैकेट ऑफ बोडोमास, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। मतलब ब्रैकेट में पहले होगा, ब्रैकेट का आंसर पहले सॉल्व होगा, फिर उसके बाद अगर ब्रैकेट में नहीं है तो पहले डिवीजन करेगा, फिर बोडोमास, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इस तरह से रहेगा वो। तो आपको याद रखना है बोडमास थ्योरी, BODMAS, बोडमास थ्योरी, बोडमास या बोडोमास थ्योरी इसे हम बोलते हैं, जो कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इस तरह से काम करता है। तो पहले ब्रैकेट का आंसर सॉल्व होगा, इसलिए मैं ब्रैकेट दे रहा हूँ। तो ब्रैकेट में मैंने फिर से लिया E2 डिवाइड बाय 30। अब ये फिर से क्यों लिया, ये 30 दिन की सैलरी को एक दिन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम ये करते हैं। एक दिन की सैलरी मिल गई मुझे 1,000 रुपये, 1,000 रुपये सपोज उसकी सैलरी, वहाँ पे उस एग्जाम्पल में 1,000 है, पहले वाले एग्जाम्पल में, इसलिए 1,000 रुपये को अगर मैं डिवाइड करूँगा, सपोज एक दिन में वो कितना घंटा कंपनी में काम करता है, 8 घंटा या 9 घंटा, सपोज 9 वर्किंग हावर्स मैंने लिए। सो डिवाइड बाय 9 अगर करता हूँ तो ये क्या हुआ पता है, ये 1 घंटे की सैलरी होगी हमारे वर्किंग हावर्स के हिसाब से। अगर वो 9 घंटा काम कर रहा है, 8 घंटा कर रहा है, तो डिवाइड बाय 8 कीजिए। तो 1,000 को मैंने 9 घंटे से डिवाइड किया, 1 घंटे की सैलरी मिल गई मुझे, और उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके OT से, क्योंकि 1 घंटे की सैलरी जो रहती है उसका ही OT मल्टीप्लाई करेगा ना। 1 घंटे की सैलरी, 1 घंटा ओवर टाइम किया तो 1 घंटे की मिलेगी, 2 घंटा किया तो 2 घंटे की मिलेगी। ज़्यादातर जो फैक्ट्री वर्क रहते हैं उनको अगर ओवर टाइम करते तो उनको डबल सैलरी मिलती है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 भी हो जाता है उनके लिए, मल्टीप्लाई बाय 2 भी आप आगे कर सकते हैं। अगर उनको ओवर टाइम वो करते तो मतलब जो रेगुलर उनका वर्किंग हावर्स है, सपोज रेगुलर उसको 50 रुपये मिल रहे वर्किंग हावर्स में, ओवर टाइम करने के बाद उसे 1 घंटे के 100 रुपये मिलते हैं, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्कर लोगों के लिए होता है जो फैक्ट्री में हार्ड वर्क करते हैं, उनके लिए, मशीनरी ऑपरेट करने वाले। तो मैं फिलहाल एंटर करता हूँ यहाँ पे, और इससे मैं क्या करता हूँ, ड्रैग कर लेता हूँ। अब इसके ओवर टाइम के साथ सैलरी आ गई है, डेसिमल प्लेसेस बहुत ज़्यादा आ गए आपके पास, इसका भी इलाज है, मैंने पहले ही बता दिया कि डेसिमल प्लेसेस को यहाँ पे क्लिक कीजिए डिक्रीज डेसिमल ऑप्शन से, होम टैब में नंबर ग्रुप में डिक्रीज डेसिमल, क्लियर राइट। ये तो आपको समझ में है कि अभी करंट मंथ बेसिक कैसे निकालना है। अब इस पार्ट में हम HRA ही सीखेंगे, पहले कैलकुलेशन करना, HRA कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम देखेंगे, आगे के पार्ट में हम बाकी का देखेंगे। और यहाँ पे HRA कैलकुलेशन होने के बाद आपको समझ में आया कि यहाँ पे फिर से हमने नेस्टिप यूज़ किया है। जी हाँ, नेस्टिप की ज़रूरत यहाँ पे फिर से एक बार है, नेस्टेड इफ, मैं नेस्टिप बोलता हूँ, आप नेस्टेड इफ बोलिए, नेस्टिप ऐसा प्रोनाउंसिएशन चलता है। सो इफ के अंदर इफ क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे डिसाइड कर दिया है कि हमारे पास जैसे एम्प्लॉयज़ है, जैसे जैसे स्टेटस है, स्किल पर्सन है, तो उनको HRA जो है मुझे 50% देना है। HRA हाउस रेंट अलाउंस, याद रखिए, HRA हाउस रेंट अलाउंस जो है उसे 50% देना है। स्किल के बाद यहाँ पे सेमी स्किल पर्सन है तो उनको मुझे 40% HRA देना है दोस्तों। और अगर अनस्किल है तो मैं देना चाहता हूँ, अनस्किल मैंने लिख दिया, और मैं देना चाहता हूँ 30% HRA। आर यू गेटिंग? 50, 40, 30 ऐसे 3% मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिए हैं।
और तीनों के हिसाब से। अब मैं अंश के लिए वर्ड नहीं लिखूंगा तो भी रिमेनिंग वालों को 30, मतलब कि 3 ही स्टेटस है, तो मुझे 2 ही ईप लिखने हैं। मतलब यहाँ पे 3 कंडीशन है मेरी, तो आपको पता है मतलब 3 आंसर है तो 2 ईप ही लिखने, 2 ईप से हमारा यहाँ पे आंसर मतलब काम सॉल्व होने वाला है। और वो कैसे देना है आपको फॉर्मूला तो अच्छे से समझा, लेकिन इसके बारे में समझा दूंगा मैं आपको अभी पहले, क्योंकि स्किल पर्सन, सेमी स्किल और अनस्किल का ये जो मैंने फंडा रखा है ये मेरे ऊपर है, किसको कितना परसेंटेज देना है। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहता है कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ जो है मतलब सपोज आपके पास एम्प्लॉयज़ है आपकी कंपनी में और आप रजिस्टर हो अभी कंपनी आपकी, तो आपको क्या करना है, आपकी कंपनी को जो एचआरए दिखाना है वो आप 5% से लेकर 70% तक, मतलब 5% से लेकर 70% तक कोई भी परसेंटेज आप एचआर में दिखा सकते हैं। बेसिकली ये कंपाउंड सैलरी स्लिप में होता क्यों है हमारी, ये टैक्स बेनिफिट मिलने के लिए होता है। एम्प्लॉय को एचआरए के ऊपर हाउस रेंट अलाउंस के ऊपर पार्शली टैक्स बेनिफिट मिलता है। जो घर का रेंट है उसका अलाउंसेस दिखाया जाता है सैलरी स्लिप में कि भाई ये आदमी रेंट पे रहता है और इसको इतना अमाउंट रेंट के लिए मिला, मतलब रेंट के नाम से मिल रहा है, तो ये अमाउंट के लिए उसको पार्शली बेनिफिट मिले, इसीलिए ये एचआरए कंपाउंड उसके सैलरी स्लिप में ऐड किया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी रहता है हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेशन, तो हर एक सैलरी स्लिप में लगभग होता ही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ ओपन ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट के बाद यहाँ पे देखिए लॉजिक टेस्ट, वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इफ में हमारी लॉजिक क्या रहेगी, ये हमारा जो स्टेटस है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेटस में अगर स्किल है तो, जैसे हमने अभी दिया था ना होलसेल रिटेलर, वैसे ही कुछ है। स्किल है तो बेसिक के ऊपर रहता है ये, बेसिक के ऊपर 50%, जो अभी करंट मंथ बेसिक नहीं लेना है मुझे, फिक्स बेसिक लेना है, लेकिन उसके ऊपर 50% देना है, तो मैंने ये दे दिया। सो फिक्स बेसिक लेने के लिए मैं बस ये सेल को चेंज करूंगा, यहाँ पे H2 की जगह इस H2 को सिलेक्ट कर लूँगा और फिक्स बेसिक को E2 कर दूंगा, राइट। सो ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, अगर स्किल पर्सन है तो 50% एचआरए उसके फिक्स बेसिक पे कैलकुलेट होगा। कॉपी करूंगा मैं यहाँ पे इस फॉर्मूला को, यहाँ पे कॉमा करके पेस्ट कर दूंगा। स्किल की जगह बस यहाँ पे सेमी लिख दूंगा आगे, और सेमी लिखने के बाद 50 की जगह, आपको पता है 50 की जगह 40% यहाँ पे तय किया गया है सेमी स्किल को, और अनस्किल को 30% है तो कॉमा, और डायरेक्टली फिक्स बेसिक इनटू 30%, क्योंकि हमें तीसरा ईप की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं है, 2 ईप की ज़रूरत है, 3 कंडीशन 3 आंसर 2 ईप। तो यहाँ पे आपको पता चला कि स्किल पर्सन है 50 दे दिया, सेमी स्किल है मैंने 40 दे दिया, अनस्किल है मैंने 30 दे दिया। पूरा फॉर्मूला एक बार ध्यान से देखिए और फिर आपको एंटर कर देना है। देख लिया आपने, एंटर किया, एक्सेप्ट कीजिए, और अभी इसको आपको डबल क्लिक करना है, मिल जाएगा आपको आंसर। ओह एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, डिलीट कर दो। ओके, सो यहाँ पे आपको समझ में आया कि मैंने ये कैलकुलेशन कर लिया है एचआरए तक। सीएम बेसिक भी कैसे कैलकुलेट करना है हमने सीख लिया। हमने फिर से नेक्स्ट स्टेप का एग्जांपल इस सैलरी शीट में देख लिया, मतलब सैलरी शीट के अंदर डिज़ाइन करना सीख लिया कि किस तरह से एचआरए हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम पार्ट 8 में मिलेंगे क्योंकि पार्ट 7 खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं पार्ट 8 के अंदर, जिसमें हम टीए डीए वगैरह सारी चीज़ें सीख लेते हैं।